सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, डीएलएड 4th सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर यानी कि आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास के अंतर्गत सभी के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरीके का आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, यहाँ पर आप देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है बहुविकल्पी में छात्र ज्ञ किस प्रकार के व्यंजन है। तो दोस्तों, जो छात्र ज्ञ है आप सभी को पता है ये कौन से व्यंजन है, ये है संयुक्त व्यंजन। और मैंने बार बार आपको बताया छात्र ज्ञ और त्र ये चारों क्या है, संयुक्त व्यंजन है और किससे मिलकर के बने हैं ये भी मैंने बार बार आप लोगों को बताया क्लास में। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है अनुनासिक चिन्ह इसमें से कौन सा है। ये बिंदु क्या होता है, अनुस्वार, और ये चंद्र बिंदु क्या होता है, अनुनासिक। आप देखिए पूछा भी है तो ऑप्शन आ ही दिया हुआ है चंद्र बिंदु, तो ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है गणित की मूल संक्रियाएं कौन कौन सी है। तो जोड़, घटाना, गुणा, भाग, यही 4 गणित की मूल संक्रियाएं होती हैं। तो ऑप्शन 2 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है समान वितरण करने की क्रिया क्या कहलाती है। जैसे कि हमारे पास 20 सेब हैं और 4 बच्चों में बांटना है। तो 20 सेब 4 बच्चों में बांटना है तो चारों बच्चों को बराबर बराबर सेब मिले। इसका मतलब कि हम क्या कितने सेब बांटेंगे सभी बच्चों में, हम बांटेंगे 5-5 सेब सभी बच्चों में बांटेंगे। तो ये क्या है, समान वितरण, बराबर बराबर चीजों को बांटने की क्रिया क्या कहलाती है, भाग कहलाती है। तो 20 सेब है 4 बच्चों में बांटना है तो 20 सेब 4 बच्चों में बांटने के बाद 4 से हम 20 में भाग देंगे तो आ जाएगा 5, यानी कि 5-5 हम सेब सारे बच्चों में बांटेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन 4 जो है भाग, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है सही कथन क्या है। सही कथन इसमें से कौन सा है। दोस्तों, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल होता है, तो ये तो गलत हो गया। ये भी यहाँ पर देखिए में 5 गुणक है, यहाँ पर 5 को जोड़ा गया है। किसी संख्या में अंकों का स्थानीय मान और आंकिक मान सदैव समान होता है, ये बिल्कुल गलत है। विषम संख्याएं 2 से भाज्य नहीं होती, यानी कि विषम संख्याएं 2 से नहीं कटती हैं, और ये बिल्कुल सही है। 3, 5, 7 ये सब 3 से नहीं कटते हैं, तो ऑप्शन 4 जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है 445 में 4 के स्थानीय मानों का अंतर बताइए। तो 445 है, ये हो गया 5 इकाई, ये हो गया दहाई और ये हो गया सैकड़ा। तो 1 4 दहाई की जगह पर 4 गुणे 10 से गुणा होगा इसमें, और 1 4 सैकड़े की जगह पर है तो 4 गुणे 100 यानी कि 400। तो 400 में से हम क्या करेंगे, 40 को घटा देंगे। ये 40 है और ये 400 है, तो 400 में से 40 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 360 आएगा। तो आप देखिए 360 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन 3 में है, तो ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है सही सुमेल है। दोस्तों, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, यही मैंने आपको बताया था क वर्ग का कंठ होता है, तो ऑप्शन 1 ही क्या है, बिल्कुल सही है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है भाषा शिक्षण में शारीरिक समस्याएं हैं। किसी भी भाषा को सीखने में कौन कौन सी शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं। दृष्टि दोष, अगर बच्चे को सही से दिखाई नहीं देगा तो भाषा को नहीं सीख पाएगा। श्रवण दोष, सुनने में दिक्कत है तो नहीं समझ पाएगा। उच्चारण में समस्या है तो सही शब्दों का उच्चारण वो कर ही नहीं पाएगा। तो ऑप्शन 4 जो है उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर होते हैं। ओठ की आकृति के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। तो ऑप्शन 3 जो है सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्न में से चित्रलिपि कौन सी है। चीनी लिपि, तमिल लिपि, गुजराती लिपि या बंगाली लिपि। दोस्तों, चीनी लिपि और प्राचीन मिस्र की लिपि को हम क्या कहते हैं, चित्रलिपि कहते हैं, तो ऑप्शन 1 जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है 2, 3, 5, 7 किस प्रकार की संख्याएं हैं। तो 2, 3, 5, 7 किस प्रकार की संख्याएं हैं। आपको पता है कि 2, 3, 5, 7 में आप देखिए ये क्या है, ये अभाज्य संख्याएं। क्यों, क्योंकि ये संख्याएं या तो खुद से कटेंगी या तो 1 से कटेंगी या तो खुद से कटेंगी। तो ऐसी संख्याएं जो 1 से और खुद के अलावा और किसी से ना कटती हो तो वो संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती है। तो ऑप्शन 2 जो है ये बिल्कुल सही जाएगा, ये क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है महाप्राण इसमें से कौन से हैं। दोस्तों, आपको मैंने बताया था 1, 3 और 5 ये क्या होंगे, 1, 3 और 5 ये क्या होंगे, ये होंगे अल्प प्राण, और 2 और 4 क्या होंगे, महाप्राण। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन 3 जो है ख और घ, ख अपने वर्ग में दूसरे स्थान पर आता है और घ चौथे स्थान पर।
तो ये जो ख और घ वाला ऑप्शन है ये सही है, क्योंकि महाप्राण पूछा है, इसमें से महाप्राण कौन सा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, कविता छंदों में रचना है, यह कथन किसका है? आचार्य बामन का, कार्लाइल का, जॉनसन का या मिल्टन का? दोस्तों राइट आंसर है जॉनसन का, ऑप्शन 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक परिमेय संख्या को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? तो किसी एक परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्यंजन त, थ, द, ध अवयव है त, थ, द, ध, तो आपको पता है जो त वर्ग है इसका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? दंत है। तो ऑप्शन 3 से जगह कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। इस तरीके से जिन भी प्रशिक्षुओं ने याद किया था उनका सारा क्वेश्चन उच्चारण वाला बिल्कुल सही होगा। देख सकते हो कि 15 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपको उच्चारण के ही मिल गए हैं। इसके बाद अतिलघुत्तरी क्वेश्चंस को भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? विराम चिन्ह का प्रयोग हम वहां पर करते हैं जहां हमें रुकना या ठहरना होता है, जैसे कि राम, श्याम और माला विद्यालय गए। तो यहाँ पर आप देखिए राम कॉमा श्याम, राम, श्याम और माला विद्यालय गए, उसके बाद पूर्ण विराम। तो यहाँ पर हमने अल्प विराम का प्रयोग किया राम और श्याम के बीच में, और यहाँ पर पूर्ण विराम का। तो विराम चिन्ह का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जहां पर वाक्य में हमें ठहरना होता है या रुकना होता है। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा है, वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण वे ध्वनियां हैं या वर्ण वे हैं जिनके हम खंड या टुकड़े नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आ है, ई है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, गंगा के 4 पर्यायवाची शब्द बताइए। दोस्तों गंगा के पर्यायवाची में देखिए देवनदी, मंदाकिनी, भागीरथी, इसके अलावा जानवी, सुरसरी, विष्णुपदी, त्रिपथगा, सुरसरिता, अमर तरंगिणी, ये सब गंगा के पर्यायवाची। यहाँ पर 4 ही पूछा है। तो मंदाकिनी, देवनदी, भागीरथी, देवपगा, ये सब बहुत आसान से यहाँ पर देखिए आप लिख सकते थे। इसके बाद आपने लिखा भी होगा, मुझे पूरा यकीन है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, तुकांत शब्द किसे कहते हैं? तुकांत शब्द वे शब्द होते हैं जिनके अंत के जो वर्ण होते हैं वो समान होते हैं, जैसे कि काम, दाम, नाम, शाम, ये सब क्या है? आप देखिए सबके बाद में क्या आ रहा है? म आ रहा है ना, तो यही क्या हो गए? तुकांत शब्द हो गए। क्वेश्चन नंबर 20 है, आरोही क्रम व अवरोही क्रम में क्या अंतर है? तो आपने अच्छे से लिखा होगा, आरोही क्रम में हम बढ़ते हुए जाते हैं, जैसे कि 2 है, 4, 6, 8 बढ़ते क्रम में, और अवरोही क्रम में हम क्या करते हैं? घटते हुए चीजों को लिखते हैं, जैसे कि 8 के बाद 6, 5, 4, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे दिखा देना था आपको। फिर क्वेश्चन नंबर 21 पूछा है, गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है, यह कथन किसका है? दोस्तों यह कथन है लॉक का, बस आपको सिर्फ इतना आंसर लिख देना था। यह कथन किसका है? लॉक का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा है, गुणक किसे कहते हैं? दोस्तों यहाँ पर देखिए गुणे को जिस राशि से गुणा किया जाता है, गुणे को जिस राशि से गुणा किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? गुणन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? गुणक कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणक कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 7 गुणे 9 अगर हम लिखते हैं तो 7 गुणे हो गया और 9 गुणक हो गया। अब यहाँ पर जो ये गुणनफल आएगा, 7 9 63, तो ये क्या हो गया? गुणनफल। तो याद रखिएगा, अगर यहाँ पर देखिए क्या पूछा है, गुणक की परिभाषा या गुणक किसे कहते हैं? तो गुणे को जिस राशि से गुणा करते हैं, ये गुणे है। यहाँ पर देखिए गुणे को जिस राशि से गुणा करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? गुणक कहते हैं। यानी कि 7 गुणे 9 में यहाँ पर जो 9 है ये क्या है? गुणक है, और 7 क्या है? गुणे है। यानी कि जिससे गुणा कर रहे हैं वो गुणे है, जिसमें कर रहे हैं वो गुणक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 पूछा है, अस्थानी मान से क्या तात्पर्य है? किसी भी संख्या में अंक की स्थिति के आधार पर निर्धारित किया गया मान ही क्या होता है? अस्थानी मान होता है। किसी भी संख्या में इस तरीके से 3, 5, 8, 9 लिखा हुआ है, किसी भी संख्या में अंक की स्थिति के आधार पर निर्धारित किया गया मान उसका स्थानीय मान कहलाता है। यानी कि कोई भी संख्या है उसमें कौन सा अंक किस स्थिति पर है, वह इकाई पर है, दहाई पर है, सैकड़े पर है या हजारवें स्थान पर है, किस स्थान पर है, यह कौन बताता है? स्थानीय मान ही बताता है। जैसे कि यहाँ पर 5 है तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 5 गुणे 100 यानी कि 500। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर आप देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, 5 किसके स्थान पर, सैकड़े के स्थान पर है। सैकड़े का मतलब 100 से इसमें गुणा होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, द्विज शब्द किसे कहते हैं? द्विज शब्द वे शब्द होते हैं, द्विज का अर्थ होता है जिसका 2 बार जन्म हुआ हो। दोस्तों द्विज के कई सारे पर्यायवाची होते हैं। द्विज के पर्यायवाची में आप देखिए ब्राह्मण है, पक्षी है, इसको भी हम द्विज कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, लिपि किसे कहते हैं? दोस्तों लिपि का अर्थ होता है किसी भी भाषा को लिखने का ढंग, ठीक है, यानी कि ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही क्या होती हैं? लिपि कहलाती हैं। तो याद रखिएगा कि जो लिपि होती है क्या होती है? किसी भी भाषा की को लिखने का ढंग ही क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं? दोस्तों जो मिश्र वाक्य होता है इसमें एक वाक्य क्या होता है? प्रधान होता है और दूसरा वाक्य इस पर आश्रित होता है। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? हम मिश्र वाक्य कहते हैं। यानी कि मिश्र वाक्य में क्या होता है? एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरा उस पर क्या होता है? आश्रित होता है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे कि जब मैं विकास के घर गया मेरा आदर सत्कार हुआ, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, सहअभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? दोस्तों वह संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा और किसी से नहीं कटती हैं वही क्या होती हैं? वही होती हैं सहअभाज्य संख्याएं। जैसे कि 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, ये सब क्या है? सहअभाज्य संख्याएं हैं। ये खुद के और एक के अलावा किसी से नहीं कटती हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, 40 पुस्तकों को 6 विद्यार्थियों में समान रूप से वितरित किया गया करने पर कितनी पुस्तकें शेष बच जाएंगी? 40 पुस्तकें हैं और 6 विद्यार्थियों में क्या करना है? इसको 6 विद्यार्थियों में क्या करना है? इसको बांट देना है। और कितनी पुस्तकें शेष बचेंगी? बहुत आसान है, इसको कुछ नहीं करना है, आपको 6 से भाग दे देना है, किसमें? 40 में। तो आप देखिए 6 बार ले जाएंगे तो 36 आएगा। कितनी पुस्तकें शेष बच जाएंगी? 4 पुस्तकें शेष बच जाएंगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे कि √5 हुआ, √15 हुआ, इनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसके अलावा पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या, ये भी मैंने आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 30 है, काव्य का क्या अभिप्राय है? तो अभी आपने देखा था इसी क्वेश्चन पेपर में, काव्य क्या? एक छंदोमय रचना है, यानी कि काव्य में रस, छंद, अलंकार ये सभी चीजें होती हैं। तो एक छंदोमय रचना को हम क्या कहते हैं? काव्य कहते हैं। इसके अलावा जो काव्य होता है वह क्या करता है? वह हमारे मन को क्या कर देता है? हमारे मन को या हृदय को बहुत ही प्रभावित करता है, क्योंकि इसमें रस, छंद, अलंकार सभी होते हैं जो हमें आनंद से परिपूर्ण कर देते हैं। जैसे कि महर्षि शरणगुप्त जी ने लिखा है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध है और आंखों में पानी। इस तरीके से इसमें क्या होता है? हर चीजें बंधी हुई होती हैं, तुकबंदी, यानी कि तुकांत शब्द भी आते हैं। इसके बाद अब यहाँ पर देखिए लघु उत्तरीय क्वेश्चन स्टार्ट है। इसमें 31 नंबर क्वेश्चन है, सम तथा विषम संख्याओं में उदाहरण से अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपको पता है जितनी भी संख्या 2 से कट जाती हैं वो सब क्या है? वो सब सम संख्याएं हैं, और जो 2 से नहीं कटती हैं वो सब क्या हैं? विषम संख्याएं हैं। तो बस सिंपली ऐसे आपको दिखा देना था इस तरीके से, और अंतर भी स्पष्ट हो जाता है इस तरीके से जब आप ऐसे लिख देते। 2 से कटने वाली संख्या, 2 से विभाजित होने वाली संख्या और 2 से नहीं विभाजित होने वाली संख्या है। तो विभाजित होने वाली सम संख्याएं और नहीं विभाजित होने वाली विषम संख्याएं। इसके बाद फिर अनुनासिक, यहाँ पर हम देखेंगे अनुनासिक और अनुस्वार में क्या अंतर है। तो अनुनासिक वर्ण आपको पता है, जैसे कि गांव हुआ, यानी कि जिनके ऊपर चंद्र बिंदु लगता है। इसके अलावा गांधी हुआ, इसके अलावा हंसना हुआ, ये सब क्या है? इस पर अनुनासिक लगा हुआ, अनुनासिक चिन्ह लगा हुआ है। और अनुस्वार क्या होता है? जैसे कि मंदिर हुआ, मंगल हुआ, जंगल हुआ, अंगूर हुआ, इन सब पर क्या है? एक बिंदु आया, तो ये क्या हो गए? अनुस्वार हो गए। तो इन तरीके से इसमें किस तरीके का अंतर है आपने इस तरीके से एग्जाम्पल लिख करके दिखा दिया होगा। इसके बाद वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? आप सभी को पता है कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, आप सभी को मैंने बताया है। विधिवाचक या विधानवाचक वाक्य, इसके अलावा निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इसके बाद दोस्तों है प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, फिर है इच्छाबोधक वाक्य, फिर संदेश सूचक वाक्य, और लास्ट में है संकेतार्थक वाक्य। तो ये 8 प्रकार के वाक्य होते हैं अर्थ के आधार पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, हासिल की अवधारणा को आप बच्चों को किस प्रकार समझाएंगे?
तो आपको सिंपली एक एग्जांपल लेकर के 3, 8, 9 और यहाँ पर इस तरीके से 5, 4, 6 यहाँ पर आपको सारे तरीके से पूरा यहाँ पर आप बच्चों को इस तरीके से जोड़ के बताओगे तो यहाँ पर 9 और 5 इस तरीके से 14 लिखोगे तो ये जो हासिल आया ये इसके पास जाएगा। फिर इस तरीके से आपको इस तरीके से लिख करके दिखा देना था। 8, 4, 12 हुआ और एक हासिल ये 13 हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर भी देखिए फिर इसके पास भी हासिल बच गया, इसने इनको दे दिया। फिर 3 और 6 9 और एक 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना था, इसको बच्चों को इस तरीके से आप समझा सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, किसी बालक में भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए आप क्या करेंगे? तो दोस्तों किसी भी बालक में भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम उस बच्चे के साथ क्या कर सकते हैं? हम उस बच्चे को खेल खेल में बहुत सारी चीजों को क्या करेंगे, उसको सिखाएंगे, गतिविधि के माध्यम से उसको भाषा को सिखाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा फ्लैश कार्ड्स की मदद से उस भाषा के अक्षरों को, शब्दों को सिखाएंगे उनको। ठीक है, तो कई प्रकार की विधियां जिनका प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, भाषा के प्रति बच्चों के अंदर रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के खेलों के माध्यम से, खेल विधि के माध्यम से भी बच्चों को बढ़ा करके, चित्र विधि के माध्यम से, दृश्य विधि के माध्यम से, दृश्य पठन के माध्यम से, इसके अलावा दोस्तों बच्चों को गतिविधि कराकर। क्वेश्चन नंबर 36 है, चित्रलिपि के लाभ बताइए। दोस्तों चित्रलिपि के बहुत लाभ है। इसका रीजन ये है क्योंकि चित्रलिपि के माध्यम से बच्चे बहुत ही आसानी से अक्षरों को, शब्दों को पहचान लेते हैं और उनका अर्थ भी वह जान लेते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है, स्वर किसे कहते हैं? तो आपको पता है स्वर वे वर्ण होते हैं जिन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। तो दीर्घ स्वर में कौन कौन आता है आपको पता है? आ है, ई है, उ है, ए है, ओ है और औ है। तो यही 7 वर्ण आते हैं दीर्घ स्वर में। और 4 ह्रस्व कौन कौन से हैं? अ, ई, उ और री। ये 4 क्या हैं? ह्रस्व। तो ये 7 और 4 मिलकर के 11 स्वर हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, श्रवण कौशल का उद्देश्य एवं महत्व बताइए। श्रवण का मतलब क्या होता है? सुनना। जब बच्चा सही से सुनेगा तभी तो वो क्या कर पाएगा, टीचर की कही गई बातों का रिस्पॉन्स कर पाएगा, यानी कि उनसे पूछे हुए प्रश्नों का उनके आंसर कर पाएगा। तो जो श्रवण कौशल है इसका क्या उद्देश्य है? इससे जब बच्चा सही से सुनेगा तभी वह क्या कर पाएगा, लिख पाएगा। जैसे टीचर इमला बोल रहे हैं या ये कहें कि डिक्टेंशन बोल रहे हैं, तो बच्चा क्या करेगा, वह बोल रहे हैं, जब वो सही से सुन पाएगा तभी तो वो लिख पाएगा चीजों को। तो इस तरीके से जो श्रवण कौशल है इसका उद्देश्य यही है कि बच्चा सही से सुन करके, जब वो सही से सुनेगा टीचर की बातों को कंसंट्रेट होकर के, तभी वह क्या करेगा, सही से लिख पाएगा। और सही से लिख पाएगा तभी क्या होगा, उसका पढ़ना लिखना सार्थक होगा। तो इसीलिए जो श्रवण कौशल है, सबसे पहले बच्चा क्या करता है, सुनता ही तो है। आपको पता है भाषा के 4 कौशल कौन कौन से हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुबोपली। तो सुबोपली में सबसे पहले क्या था, सुनना। जब बच्चा ध्यान से सुनेगा, आप किसी की बात को ध्यान से सुनोगे तभी तो रिस्पॉन्स कर पाओगे। तो इसका बहुत महत्व है भाषा में। क्वेश्चन नंबर 39 है, गणित शिक्षण का महत्व एवं उपयोगिता बताइए। गणित शिक्षण का हमारे व्यवहारिक जीवन में बहुत उपयोग है। कहीं पर नाप तोल हुआ या कहीं पर कोई हिसाब लगाना हुआ, हमें घर के राशन का हिसाब लगाना हुआ, बहुत सारे काम है जो हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम दूध आपको पता है, बच्चों को शुरू में प्रारंभिक स्तर पर हम बच्चों को क्या क्या बताएंगे कि किन किन चीजों को हम तौलते हैं किलो में, किनको हम मापते हैं लीटर में, जैसे लंबाई है उसको हम क्यों मापते हैं मीटर में। ये सभी चीजें क्या है, इन सभी चीजों का बच्चों को हमें ज्ञान कराना पड़ता है। तो गणित ही तो है ये सारी चीजें। तो गणित का प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में हमेशा हमारे आसपास होता रहता है। तो इस तरीके से गणित शिक्षण क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। क्वेश्चन नंबर 40 है, लेखन के किन्हीं 2 विधियों का वर्णन करिए। लेखन की पहली विधि तो मॉन्टेसरी विधि तो आपको याद रही होगी। दूसरी पेस्टोलॉजी की रचना विधि भी मैंने आपको बताई थी। इसके अलावा जैकार्ट विधि भी मैंने बताई थी। ये सभी क्या है, लेखन की विधियां हैं। इस तरीके से आपका ये पूरा पेपर दोस्तों यहाँ पर समाप्त हो गया। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको अपने कॉलेज फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। जितने भी प्रशिक्षुओं ने अभी तक आंसर नहीं मैच किया है, आप लोग प्लीज मिला लीजिए। अच्छे से आपका यहाँ पर पूरा पेपर सॉल्व करा दिया गया है। इस वीडियो को अपने कॉलेज फ्रेंड्स को व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे अधिक से अधिक प्रशिक्षु अपने आंसर मिला लें और अपने अगले विषय की तैयारी को अच्छे से करने में लग जाएं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जाइएगा, अपने अच्छे से प्यारे कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। 8 के 8 विषयों की मास्टर क्लास की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। सभी विषयों की मास्टर क्लास को देखिए, सुपर फास्ट रिवीजन को देखिए और अपने अगले पेपर की भी तैयारी अच्छे से करिए।
तो इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे चैनल से बने रहिएगा। और अगला पेपर भी हम तुरंत सॉल्व कराने जा रहे हैं आपके लिए, उसको भी जरूर मिला लीजिएगा, सेकंड पेपर भी।